ओशो ने कहा था, मैं कोई लकीर का फकीर नहीं, अगर फकीर हूं भी तो अपने ढंग का फकीर हूं, मैं बादशाही फकीर हूं। वेद और आनंद जयेश अमेरिका के लिए निकल चुके थे। एक लंबी जर्नी के बाद यूनाइटेड स्टेट वॉस्को कंट्री ओरेगॉन पहुंच गए। आनंद जयेश, मैंने सुना है, कहते हैं जिंदगी को एक सफर की तरह देखना चाहिए। जो सिर्फ मंजिल के पीछे भागते हैं वो सफर का आनंद नहीं ले पाते। कहीं मां आनंदशीला और ओशो के साथ भी यही तो नहीं हुआ? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वेद? देखिए, ओशो विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक तो ठीक ही था। फिर वो एक सफर पर निकल गए। सफर खुद को बहुत बड़ा बनाने का, सफर सबसे हटकर एक अलग दुनिया बसाने का। और अपने इसी ख्याल के साथ वो पुणे के उस आश्रम से अमेरिका के ओरेगॉन पहुंच गए। पर अमेरिका ने उनकी विचारों की जर्नी में भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया। मैं सही कह रहा हूं ना? जैसा वेद सोच रहा था वैसा ही 1980 के दौर में ओरेगन के वो लोग भी सोच रहे थे जो वहां पहले से रहते थे। अचानक से उनके इस शांत इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उनकी सुकून भरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। कहां एक छोटा सा टाउन था और कहां रजनीशपुरम जैसा बड़ा शहर बसाया जा रहा था, जहां खुद का एयरपोर्ट, डैम, एग्रीकल्चर लैंड, मॉल, पुलिस स्टेशन और वो हर जरूरी लग्जरी सुविधा अवेलेबल थी जो बड़े बड़े शहरों में होती है। वेद ने एक बार फिर सवाल उठाया, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस तरह की लग्जरी सुविधाओं की क्या जरूरत होती है? ऐसा ही उस वक्त ओरेगॉन के लोगों ने भी सुना था कि अमीरों का गुरु एक नई दुनिया बसाने आ रहा है। उनके लिए इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल था। उस दौर में मां आनंदशीला से अमेरिका के कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा था, एक ऐसे नए शहर की जरूरत क्यों है? ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी और इस पूरी कम्यून की हेड आनंदशीला ने बहुत ही खुश होते हुए बताया, हम क्रिएटर बन रहे हैं। आपने शांग्रीला का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। बस शांग्रीला जैसी एक दुनिया इसी धरती पर बसने जा रही है। हम यूटोपिया के कॉन्सेप्ट को सच करना चाहते हैं। मां आनंदशीला का ख्याल अब सच्चाई में बदल रहा था। 1980 से लेकर 1983 तक लगभग 3 सालों में ओरेगॉन की ये बंजर जमीन एक बहुत बड़े शहर में बदल चुकी थी। एक बड़ा सा मेडिटेशन हॉल बनाया गया था जहां ओशो और ओशो का पूरा कम्यून पागलों की तरह नाचते झूमते हुए मेडिटेशन किया करते थे। भगवान रजनीश के लिए एक अलग घर, मां आनंदशीला के लिए एक अलग घर बसाया गया था जो बेहद खूबसूरत था। 64,281 एकड़ की जमीन पर रजनीशपुरम शहर बस चुका था। इस जमीन को आनंदशीला के हस्बैंड जॉन शेल्फर ने $5.75 मिलियन में उस दौरान खरीदा था। 2023 में वेद अपने सामने रजनीशपुरम के लग्जरी शहर को खंडहर में बदलता देख रहा था। छतें ढह रही थी, बड़ी बड़ी इमारतों की कांच की खिड़कियां टूट चुकी थी। वेद ने फिर पूछा, जब शहर बस चुका था फिर क्या हुआ? क्यों अमेरिका को रजनीशपुरम अचानक खटकने लगा? एक पुराना डर और कुछ शिकायतें रजनीशपुरम के फ्यूचर को बर्बाद करने में लगी हुई थी। वेद को कुछ समझ नहीं आया और शायद आपको भी न समझ आया हो। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी। रजनीशपुरम बसने के कुछ समय पहले 18 नवंबर 1978 में गयाना के जॉन्सटाउन में एक ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर और प्रीस्ट जिम जोनास ने अपना एक कम्यून बसाया था जिसे पीपल्स टेम्पल का नाम दिया गया था। यहां पर मास मर्डर और सुसाइड का एक केस सामने आया था जहां 900 लोगों को एक साथ पॉइजन देकर मारा गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट कई साल बाद भी इस हादसे को भूली नहीं थी। रजनीशपुरम बसने के बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि शायद जॉन्सटाउन जैसा हादसा दोबारा हो सकता है, क्योंकि उसी वक्त रशिया की फीमेल ने ओशो को लेकर एक कंप्लेंट दर्ज की थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी ओशो के कम्यून में जाकर गायब हो गई है। इंडिया से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही थीं। रजनीशपुरम बस चुका था, लेकिन आनंदशीला
और ओशो की कम्यून को शायद तसल्ली नहीं हुई थी। अब वो ऑरेगन से लगे हुए शहर एंटीलोप में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। एंटीलोप जहां पहले 60 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे, वहां ओशो के अलग अलग फॉलोअर्स आकर जमीन खरीद रहे थे और वहां बसने लगे थे। इससे एंटीलोप की छोटी सी कम्युनिटी, जिसे हम 1000 फ्रेंड्स ऑफ ऑरेगन के नाम से भी जानते हैं, वो रजनीशपुरम के खिलाफ हो गई। उन्होंने ओशो के सन्यासियों को बिजनेस परमिट और मॉल ऑर्डर ऑपरेशन के साथ साथ टाउन बसाने की परमिशन देने के खिलाफ मुद्दा उठाया। 1000 फ्रेंड्स ऑफ ऑरेगन ने कोर्ट में भी अपील की। वो चाहते थे कि रजनीशपुरम को यहां से हटाया जाए, एंटीलोप में जमीन बढ़ाने से इन्हें रोका जाए। इस तरह से विरोध सामने आने के बाद आनंद शीला का मडी रेंच प्रोजेक्ट खराब हो रहा था। इससे शीला बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। उसने न सिर्फ शहर की जमीन को खरीद लिया था, बल्कि बड़े बड़े होटल्स भी बना लिए थे। और एंटीलोप और ऑरेगन की जनता ओशो के खिलाफ हो चुकी थी। वहीं आनंद शीला और ओशो के कम्यून का कहना था कि हमने कोई इल्लीगल काम नहीं किया है, हमने वो जमीन खरीदी है जो बेचने के लिए पहले से तैयार थी। माहौल में नफरत बढ़ती जा रही थी। साथ ही ओशो के रजनीशपुरम मेडिटेशन सेंटर के अंदर होने वाली मेडिटेशन टेक्निक की वीडियोस भी लीक हो चुकी थी, जिसे लेकर विवाद बढ़ने लगा था। अप्रैल 1982 में एंटीलोप में वोटिंग की गई, जो कि रजनीशपुरम को लेकर थी, और वोटिंग रजनीशपुरम के पक्ष में थी। एंटीलोप शहर भी अब रजनीशपुरम का हिस्सा बन गया था, लेकिन एंटीलोप के लोकल लोग अभी भी इसके खिलाफ थे। अमेरिकी सरकार ने भले ही इन लोगों की मदद नहीं की थी, पर वो अपनी मदद खुद कर रहे थे। ओशो के पोर्टलैंड होटल में बहुत बड़ा धमाका हुआ और यहां से रजनीशपुरम के लोगों ने भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए और हथियार उठाना शुरू किया। वेद ओशो की कहानी सुन रहा था। एक सवाल उसको परेशान करने लगा। ओशो के सन्यासियों को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो? चलो मां आनंद शीला के घर की तरफ चलते हैं, जो यहीं ऑरेगन सिटी में है। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि ओशो ने मौन व्रत क्यों लिया था, और ओशो जब मौन थे तब अमेरिका में ओशो की तरफ से वो सारे काम कौन करवा रहा था। मां आनंद शीला से ओशो क्यों नाराज हुए? क्यों अमेरिकन गवर्नमेंट ओशो को बाहर निकालने पर तुली हुई थी? ओशो के आश्रम को न्यूक्लियर वॉर से जोड़कर क्यों देखा जा रहा था?